नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में बताऊंगा बीजेपी ने जिन 41 उम्मीदवारों की अपनी पहली विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की है, उसके पीछे की रणनीति क्या है और किस तरह से बीजेपी अब आने वाले दिनों में आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर बीजेपी से ही जुड़ी, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारते हुए राजस्थान में अपने 41 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस से पहले जारी कर दी है। अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था बीजेपी तो अभी होमवर्क ही कर रही है, लेकिन कांग्रेस से पहले सूची जारी करने के बाद अब जिस तरह से नाम शामिल आए हैं इस सूची में, उसके बाद बीजेपी नेताओं की धड़कनें और भी बढ़ गई है कि आने वाली सूची में कितने और उम्मीदवारों के टिकट कटेंगे, कितने और विधायकों के टिकट कटेंगे, या जो टिकट के उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी ने जो 7 सांसदों को टिकट देना शुरू किया है, उसमें क्या और भी इजाफा होगा, यानी कि और कुछ सांसदों को भी बीजेपी चुनाव मैदान में विधानसभा चुनाव के दौरान उतारेगी। राजस्थान की दूसरी खबर भी बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के लिए यह खबर अच्छी नहीं कही जा सकती। पहली सूची आने के बाद बीजेपी में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। जिन उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं, यानी कि जो विधायक थे उनके जिनके टिकट कटे हैं, उस खेमे में जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ टिकट ऐसे हैं जहां पर आरोप लग रहा है कि पार्टी ने हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को उतार दिया है, जबकि कई दावेदार ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा, पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में आज इन्होंने बीजेपी के दफ्तर के पास भी आकर जबरदस्त हंगामा मचाना शुरू किया और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ बैठकर प्लान बी, यानी कि आगे की रणनीति अब ये विचार कर रहे हैं। इनमें राजपाल सिंह शेखावत जयपुर के जो विधायक हैं वे भी शामिल हैं। राजस्थान की तीसरी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक के बाद अशोक गहलोत आज वापस जयपुर लौट आए और आते ही उन्होंने चूरू में जाकर एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पार्टी के वरिष्ठ विधायक रहे भवनलाल शर्मा के एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया। और यहाँ पर भी उन्होंने एक बार फिर से सोशल सिक्योरिटी का जो राजस्थान सरकार की योजना है उसे केंद्र से फिर से पूरे देश में लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ऐसा पीएम को करना चाहिए। यानी कि अपनी योजनाओं को गिनाकर अब सीएम अशोक गहलोत चुनावी प्रचार में मैदान में नजर आ रहे हैं। राजस्थान की चौथी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लोकेश शर्मा से जुड़ी है, जो कि आज दिल्ली के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने पेश हुए। करीब 4 घंटे तक उन्होंने अपने बयान वहां पर दर्ज कराए। दरअसल यह पूरा मामला साल 2020 में सामने आए सरकार को अस्थिर करने के मामले से जुड़ा है और आरोप है कि फोन टैपिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है। ओएसडी लोकेश शर्मा के ने कुछ मीडिया संस्थानों को, मीडिया हाउस को यह जारी किया था फोन टेपिंग का रिकॉर्डिंग, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। और इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है और उनकी शिकायत पर ही आज ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है, लेकिन अब मामला राजनीति का नहीं है, बल्कि एक किसान के पोस्टर से जुड़ा है। उसी किसान का जिसके चेहरे को अपना पोस्टर बॉय बनाकर बीजेपी ने राज्य भर में लगाए थे और कहा कि 19,000 किसानों की जमीन को राजस्थान सरकार ने कुर्क कर नीलाम कर दिया है। लेकिन अब यह किसान परेशान है, क्योंकि हर जगह इन पोस्टरों को देखने के बाद उससे यह कहा जा रहा है कि उसने कर्ज लिया, वह कर्जदार है, जबकि इस किसान का यह कहना है उसकी 200 बीघा जमीन है, उसने एक पैसा भी कर्ज नहीं लिया और न ही उसकी जमीन कभी नीलाम हुई है। ऐसे में इस किसान ने आज रामदेवरा में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत बीजेपी के जैसलमेर के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि यह पूरा मामला सामने आने के बाद राज्य भर में इस किसान को बदनाम करने के लिए लगाए गए बीजेपी के तमाम पोस्टरों को हटा दिया जाएगा। अब आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे बीजेपी की विधायकों की आई पहली सूची की। 41 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है और किस रणनीति के आधार पर बीजेपी ने इस सूची को जारी किया उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि चुनावी समीकरण को किस तरह बीजेपी ने इस पूरी सूची को ध्यान में रखते हुए इस सूची को जारी किया है।
दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी इस सूची को जारी करके कई बड़े नेताओं को नाराज किया है। वसुंधरा राजे गुट के कई विधायकों के टिकट काट दिए, यानी कि सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। इससे वसुंधरा राजे की नाराजगी बढ़ गई है और बीजेपी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने 7 सांसदों को भी उसने चुनाव मैदान में उतार दिया है। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि सूची है, सूची में ये सभी बातें साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन इस सूची को जारी करने के लिए किस रणनीति पर बीजेपी की ओर से मंथन किया गया, उसके बारे में जरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी ने काफी सोच समझकर या कहें कि पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस पूरी सूची को जारी किया है, क्योंकि इस सूची में जिन 41 नामों को शामिल किया गया है और या जिन 41 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है, ये वो सीटें हैं जो कभी बीजेपी की थी ही नहीं। यानी कि बीजेपी कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर हार चुकी है, यदि जयपुर के विद्याधर नगर इलाके की सीट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह तो बीजेपी का गढ़ का सीट था। लेकिन बाकी 40 सीटों की यदि बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कही जाने वाली यह सीट है और बीजेपी ने सबसे पहले फोकस यहीं पे किया है। अपने कई बड़े नेताओं को, चेहरों को इन सीटों पर उतारकर सियासी समीकरण को साधने की बड़ी कोशिश की है। अब आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह का यह पूरा सियासी समीकरण है। सबसे पहले हम बात बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले विद्याधर नगर की करते हैं। वहां से बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, पूरे देश में बीजेपी को पहली बार किसी राज्य की सरकार बनाने का मौका देने वाले भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया है। काफ़ी कद्दावर नेता हैं, विधायक भी लगातार रह चुके हैं और राजपूत समाज से भी आता है। लेकिन वहाँ से अब बीजेपी ने अपनी राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को उतारा है। इसके पीछे की वजह यह कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को यह पूरी सेफ सीट इसलिए दी गई है क्योंकि बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। दिया कुमारी पार्टी का बड़ा चेहरा है, महिलाओं को लुभाती है। रात पर जयपुर के पूर्व राजघराने से वह जुड़ी हुई है, विधायक भी रह चुकी है सवाई माधोपुर से और राजसमंद से सांसद भी है, यानी कि बड़ी नेता है, बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि सेफ सीट से दिया कुमारी को उतार दिया जाए ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और चुनाव के वक्त बीजेपी पूरे राज्य भर में दिया कुमारी को चुनाव प्रचार में लगा दे। अपनी सीट पर कम फोकस करते हुए बाकी सीटों पर, खास तौर पर महिलाओं के वोटों को अब बीजेपी की ओर खींचने के लिए दिया कुमारी के लिए सबसे सुरक्षित सीट को चुना गया है। अब राज्य भर में दिया कुमारी बीजेपी की रणनीति के तहत जोरदार चुनाव प्रचार करती नजर आएगी। बहुत अहम बात है यह लेके, क्योंकि बातें यह भी आ रही थी कि क्या दिया कुमारी वसुंधरा राजे की जगह एक बड़ा चेहरा राजस्थान में महिला नेता के रूप में बीजेपी के रूप में उभर सकती है। संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें बड़ी भूमिका के रूप में आने वाले दिनों में देखना चाहती है या देख रही है। इसीलिए बीजेपी ने सबसे सुरक्षित सीट, जहां पर बीजेपी को मेहनत जरा सी करनी पड़ेगी जीत के लिए, और वह सीट बीजेपी के खाते में होगी, क्योंकि चुनावी समीकरण अब तक का तो यही बताता रहा। हालांकि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन चुनावी समीकरण बीजेपी के गढ़ वाले इलाके से दिया कुमारी को उतारने के पीछे यह वजह बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि बाकी सीटों का क्या। बाकी जो 40 सीट है, दरअसल इनमें से बीजेपी ने 26 सीटों पर ओबीसी के कैंडिडेट उतारे हैं। अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी महिलाओं के आरक्षण की बात करती थी, उम्मीद की जा रही थी कि पहली सूची के जरिए ही बीजेपी बड़ा संकेत देने की कोशिश करेगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया गया है, लेकिन 41 में से केवल 4 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। ओबीसी को अब बात कर रहे थे, ओबीसी के 26 उम्मीदवारों को बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 8 बागी नेताओं को भी टिकट दे दिया। बागी नेता मतलब साल 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने कि बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव मैदान में लड़ा था। हालांकि यह बात अलग है कि वो कितना जीत पाए कितना नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी की हार में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। बीजेपी को तीसरे नंबर तक भी खिसका दिया था इन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़कर। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन 8 नेताओं को पार्टी में शामिल किया है और उन्हें इन 41 सीट में से जगह दी गई है। क्यों बीजेपी बागी नेताओं को वापस टिकट दिया है, इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। जितने भी ये 8 लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, वे भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उनका यदि उन्हें पड़े निर्दलीय के रूप में पड़े वोट का यदि देखा जाए कैलकुलेशन, तो कम से कम 25 से लेकर 45,000 वोट तक अपने दम पर ये सभी नेता अपने अपने इलाके में साल 2018 के चुनाव में लेके आए। और बीजेपी को लगता है कि यदि इसमें 30 से 35,000 का बीजेपी का वोट बैंक भी जुड़ जाता
तो निश्चित तौर पर बीजेपी की इन इलाकों में जीत हो जाती है। और यही कारण है कि बीजेपी ने प्रॉपर होमवर्क के साथ यह दांव खेला और इन बागी उम्मीदवारों को भी एक बार फिर से पार्टी का टिकट देकर मैदान में उतारा है। बड़ी रणनीति कही जा सकती है इसे बीजेपी की। अब बात करते हैं कि 7 सांसदों को बीजेपी ने क्यों उतारा, क्योंकि 6 लोकसभा के सांसद हैं और 1 राज्यसभा का सांसद है। किरोड़ी लाल मीणा की सबसे पहले बात करते हैं। आंदोलनकारी नेता के नाम से किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान में जाना जाता है। सवाई माधोपुर से वे लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस वक्त राज्यसभा के सांसद है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में बीजेपी जो एससी वर्ग के वोट हैं उन पर बीजेपी की नज़र है। और वैसे भी देखा जाए सवाई माधोपुर में अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक इस वक्त जो हैं दानिश अबरार, वे चुनाव जीते हैं और वे ही दावेदार कहे भी जा रहे हैं। हालांकि दानिश अबरार के लिए ये कहा जाता है कि पहले वे सचिन पायलट गुट के नेता थे। साल 2020 में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला, उन्होंने सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया, अशोक गहलोत के साथ आ गए। अब बीजेपी इसी मुद्दे को भुनाती हुई किरोड़ी लाल मीणा को वहां उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी के लिए पूर्वी राजस्थान का गढ़ सबसे कमजोर इस वक्त कहा जा रहा है, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा बीजेपी के लिए लगातार परेशान कर रहा है, जो कि 13 जिलों के लिए पानी और सिंचाई की बड़ी योजना से जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ से उतारते हुए बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश अपनी ओर से की है। बड़ी बात है कि बीजेपी यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। अब बात करते हैं एक और देवली उनियारा से पार्टी के कैंडिडेट विजय बैसला को। विजय सिंह बैसला दरअसल गुर्जर आंदोलन के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी लाल बैसला के बेटे हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर प्रत्याशी बनाकर देवली उनियारा से उतारा। इसके चलते जो वहां से बीजेपी के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो कि टिकट के दावेदार थे राजेंद्र, वे खासे नाराज है। आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर आए, अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी भी की। उनके समर्थकों ने नारेबाजी की है और पार्टी नेताओं पर लगातार कई तरह के आरोप भी लगाए। ऐसा कहा जा रहा है कि वे हो सकता है कि आप बीजेपी का टिकट दूसरे को, विजय बैसला को दे जाने के चलते निर्दलीय भी चुनाव मैदान में नजर आ सके। हालांकि पार्टी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, चुनावी समीकरण को समझाने की कोशिश कर रही है। और इसी के तहत विजय बैसला की हम बात करते हैं। फिर से पूर्वी राजस्थान का इलाका है। विजय बैसला गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। उनके पिता किरोड़ी लाल बैसला की छवि भी गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में हमने गुर्जर आंदोलन देखा था कि किस तरह किरोड़ी लाल बैसला की वहाँ पर मजबूत पकड़ थी और राजस्थान सरकार को आरक्षण देने के लिए गुर्जरों को झुकना पड़ा। मोस्ट बैकवर्ड क्लास में रखकर आरक्षण दिया गया गुर्जर समाज को। अब उनके बेटे अपने पिता के नाम के साथ चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी इसके जरिए पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। बीजेपी को ये लगता है कि विजय बैसला के चुनाव लड़ने के कारण पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज बीजेपी के साथ ही जुड़ा रहेगा। और गुर्जर समाज को जोड़े रखना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार यानी कि साल 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक मुश्त गुर्जर समाज के वोट सचिन पायलट के पक्ष में पड़े थे, या उन्हें मुख्यमंत्री देखने के लिए कि चाह में गुर्जर समाज ने वोट दिया था। कांग्रेस की सरकार बनाई थी, बीजेपी अपना एक भी गुर्जर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं जिता पाई। बड़ी बात है कि अब फिर से उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी ने विजय बैसला के जरिए बड़ी कोशिश की है। तो बीजेपी की काफ़ी सोची समझी रणनीति है और उसी के तहत इन टिकटों का वितरण किया गया। और जिन 41 सीटों पर टिकटों का सबसे पहले सूची जारी की गई उसमें एक बीजेपी का गढ़ है, बाकी 40 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई, काफ़ी कमज़ोर थी वहां पर। अब अपने सांसदों को भी वहां पर उतार कर उस पर्टिकुलर एरिया में उनके दमखम, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। यानी कि जो 41 में से 40 सीट बीजेपी की साल 2018 के विधानसभा चुनाव में थी ही नहीं, उन्हें मिली ही नहीं, उसमें से यदि बीजेपी को राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से 10 से 15 सीट भी मिल जाती है तो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ही कहा जाएगा ये 15 सीट, क्योंकि बीजेपी की कोशिश तो यही है कि 25 सीट और टारगेट लेके चल रही है कि 41 में से कम 25 पर उसे जीतना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब बीजेपी जीत जाएगी, विपक्षी दल भी वहाँ पर मजबूत है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कम से कम 10 से 15 सीट मिल जाए तो उसके संख्या में ज़बरदस्त इजाफा होगा। यानी कि बाकी जो 160 सीट बची है राजस्थान में, 159 सीट पर जिसका ऐलान होना बाकी है, उसमें से बीजेपी को लगता है कि करीब 70 से 80% सीट तो यूं ही जीत जाएगी, क्योंकि राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने की परंपरा है।
तो अपने आप में बीजेपी काफ़ी चुनावी समीकरण पर होमवर्क करके बैठी और उसी के आधार पर कमज़ोर सीटों पर सबसे पहले अपने दमदार प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा ताकि वे जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकें और बीजेपी यहीं से एडवांटेज लेने की कोशिश में नजर आ रही है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि बीजेपी की इस रणनीति के बाद कांग्रेस अब किस तरह चुनाव में आगे बढ़ती है।